दोस्तों यदि आप सीएसआई नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, मतलब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट से रिलेटेड कई प्रकार के डाउट स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारी भी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है, हम एमएससी प्रीवियस की स्टूडेंट है, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है, सेकंड सेम के स्टूडेंट है, तो क्या हम नेट का फॉर्म भर सकते हैं। हमारी एज जो है वो 35 ईयर हो गई है, तो क्या ऐसे केस में हम नेट के लिए एलिजिबल है। जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या है, हमारी एज अगर 40 ईयर है तो क्या हम जेआरएफ के लिए फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। लोअर एज लिमिट कितनी है, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। किस कैटेगरी को क्या रिलैक्सेशन मिलता है, कितना रिलैक्सेशन मिलता है, ए टू जेड सब कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं रहे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बेसिकली 3 तरह के केस लेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो यहाँ पर हम 2 तरह के केस लेंगे, एक तो एमएससी पास आउट स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो एमएससी अपेयरिंग में है, मतलब जिनके भी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है, एमएससी चल रही है, उनके बारे में बात करेंगे। अब 1 बाय 1 यहां पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो एमएससी पास आउट स्टूडेंट है उनके तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई हो तो एमएससी आपने कभी भी कंप्लीट की हो, चाहे अभी करंट में ही आपकी एमएससी कंप्लीट हुई हो या फिर आपने आज के 10 साल पहले एमएससी कंप्लीट कर ले हो, कभी भी आपने एमएससी कंप्लीट की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर नेट का फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्टूडेंट है तो एमएससी में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एमएससी में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पर बात करते हैं एमएससी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के। एमएससी अपेयरिंग बोले तो ऐसे स्टूडेंट जो एमएससी प्रवेश में है या फिर फाइनल में है या फिर एमएससी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम वाले स्टूडेंट, इनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आपका नेट का रिजल्ट आता है तो इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है। देखो ऐसे स्टूडेंट जिनके नेट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उनको कैटेगरी फर्स्ट के अंदर रखा जाता है और उनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का। ठीक है, जिन स्टूडेंट को जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है वह पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी के दौरान उनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, लगभग 30 लाख 30 लाख के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और इसी सर्टिफिकेट के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कॉलेज लेक्चर के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी हो चाहे फिर कॉलेज हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके टॉप नंबर नहीं आते, आपके थोड़े से कम नंबर रह जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको कैटेगरी सेकंड के अंदर क्वालिफाई माना जाता है। जिन स्टूडेंट को कैटेगरी सेकंड के अंदर क्वालिफाई माना जाता है उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जिनको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है उनको पीएचडी के दौरान कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन इस सर्टिफिकेट के थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं मिलेगी। और जिन स्टूडेंट के और भी कम नंबर आते हैं उनको कैटेगरी थर्ड का स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है। कुल मिलाकर जिन स्टूडेंट का एक तरह से कैटेगरी थर्ड के अंडर सिलेक्शन होता है उनको वो इस सर्टिफिकेट के थ्रू केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही उनको पीएचडी के दौरान जेआरएफ मिलेगी। आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। और आपके बहुत ही कम नंबर आ जाते हैं तो फिर ऐसे केस में आपका किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, आपको फिर से दोबारा से यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो तीनों कैटेगरी का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अब वापस अपन यहाँ पर बात करते हैं अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के बारे में। तो कुल मिलाकर
अगर आपके भी एमएससी चल रही है, मतलब एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे केस में अगर आपका कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 से सिलेक्शन होता है, तो कुल मिलाकर जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर अंदर 2 ईयर के अंदर अंदर आपकी एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 2 साल के अंदर आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जैसे मान लो सपोज करो आप बीच में फेल हो गए, हाँ, या कम नंबर आ गए, सप्लीमेंट्री वगैरह आ गई, कुछ भी किसी भी कारण से आपकी 2 साल के अंदर एमएससी नहीं हो पाती है, तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद भी आपको डिसक्वालीफाई मान लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर आपने रेगुलर एमएससी करी, कंटिन्यूस किए, बीच में कोई गैप नहीं आया है, तो आप एमएससी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट भी होंगे, एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट भी होंगे। जब भी आपको पता है 2 साल के अंदर एमएससी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप एमएससी पास आउट होंगे तो आपको कैटेगरी के अनुसार परसेंटेज जरूर बना लेनी है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55% और इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके एमएससी में आने चाहिए। अगर एमएससी में कम मार्क्स आ गए तो फिर आपको नेट जेआरएफ का जो आपने क्वालिफाई कर लिया उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, आपको डिसक्वालीफाई मान लिया जाएगा। कुल मिलाकर जब आपके नेट क्वालिफाई हो जाएगी तो भी आपको सर्टिफिकेट कब देंगे, जब वो एमएससी कंप्लीट हो जाएगी। एमएससी कंप्लीट होने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वहां पर भेजने हैं, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद फिर वो आपका सर्टिफिकेट रिलीज करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कुल मिलाकर आपको एमएससी के दौरान जमकर तैयारी करनी नेट की और नेट जेआरएफ को भी क्वालिफाई कर लेना है ताकि बाद का आपका समय बचे, है ना। और जाहिर सी बात है जब आप नेट जेआरएफ जैसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो एमएससी में भी आपकी परसेंटेज काफी ज्यादा रहने वाली है, इसलिए इस बॉर्डर लाइन की आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब अगर मान लो आपका कैटेगरी 3 के अंदर सिलेक्शन होता है, मतलब एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो ऐसे केस में आपको जिस दिन नेट का रिजल्ट आएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर एमएससी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे केस में अगर आप एमएससी प्री के स्टूडेंट हो या एमएससी फर्स्ट या सेकंड सेम के स्टूडेंट है तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे केस में एमएससी फाइनल के स्टूडेंट है तब भी चलेगा और एमएससी 3rd या 4th सेम के स्टूडेंट है तब भी चलेगा। लेकिन सीधी सीधी बात यह है ना कि आप जब नेट जेआरएफ की तैयारी करोगे तो इसके लिए थोड़ी करोगे, एडमिशन टू पीएचडी के लिए थोड़ी करोगे। आपका मेन टारगेट तो भाई क्या होगा, जेआरएफ ही होगा। जेआरएफ नहीं मिले तो कम से कम नेट मिलना चाहिए, हाँ। और भी कम नंबर आए और आपका इस कैटेगरी में सिलेक्शन होता है तो भाई आपको दोबारा से तैयारी करनी है और जेआरएफ ही आपको क्वालिफाई करना है। क्योंकि जब जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, जेआरएफ के थ्रू जब आप पीएचडी करोगे तो आपको 30 लाख तक की 30 लाख तक की फेलोशिप मिलती है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जिसका आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एज लिमिट के बारे में और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एज लिमिट की बात करें तो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, 30 साल है। और ये जो एज की कैलकुलेशन है ना, किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, देखो जिस मंथ के अंदर आपका नेट का एग्जाम होता है, आपको पता है नेट का एग्जाम है तो जून में होता है या दिसंबर में होता है, तो जिस मंथ में नेट का एग्जाम होता है उस मंथ की जो पहली तारीख होती है, फर्स्ट डे होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। अगर मान लो आपका नेट का एग्जाम जून दिसंबर में नहीं हो, किसी कारण से शिफ्ट हो गया हो, पोस्टपोन्ड हो गया हो, तो ऐसे केस में भी आपको जिस मंथ में एग्जाम होगा आपको वो मंथ देखना है, उस मंथ की पहली डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी 30 ईयर, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या 3rd जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसे केस में जेआरएफ की जो अपर एज लिमिट है 30+5 मतलब 35 ईयर्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते नहीं, आपको तो केवल नेट या फिर एडमिशन टू पीएचडी ओनली इससे मतलब है, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, फिर आप अंतिम सांस तक बी फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। मतलब एज की जो बाउंडेशन है ना वो केवल जेआरएफ के लिए है, नेट या इसके लिए कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज और ध्यान देना, जो 3rd जेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए एप्लीकेशन फीस, एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जो रिलैक्सेशन होता है वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अनुसार होता है। मतलब इनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वही इनको रिलैक्सेशन मिलता है। और जिस कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम होती है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, उतनी ही कट ऑफ इनकी भी कंसिडर की जाती है। मतलब जो लोवेस्ट से लोवेस्ट कट ऑफ होती है, जो लगभग नेट में बता देता आपको 25% रहती है, वही कट ऑफ 3rd जेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी मानी जाती है। अब स्पेशली अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको 1000+ वीडियो लेक्चर मिलेंगे। डिटेल वीडियो लेक्चर है, काफी पावरफुल वीडियो लेक्चर है, और इसके लिए आपको ₹1 पे नहीं करना
है, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड जरूर कर लेना। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री के साथ पेड ऑनलाइन कोर्स भी है, जून दिसंबर एग्जाम के लिए, गेट के लिए भी है, जिसको ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आप अगर छोटे से अमाउंट पे कर सकते हो तो आप पेड कोर्स पर जा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट फ्री कोर्स के थ्रू अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।